कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 सीओपी 26 जो है वो अभी शुरू हो चुकी है। तो यहां पर इस टॉपिक में हम लोग मेनली 3 चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीओपी 26 एग्जैक्टली है क्या, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में, और सीओपी 26 में इंडिया ने जो है वो क्या अनाउंसमेंट करी है। तो ये चीजों को हम लोग एक साथ जो है वो कवर करेंगे। तो देखिए गाइस, यूनाइटेड किंगडम जो है वो होस्ट कर रही है सीओपी 26, यूके के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है ग्लासगो में। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, राइट। और 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये चलेगी कॉन्फ्रेंस, और यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ही हम लोग को सीओपी 26 देखने को मिल रही है, और 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ये, राइट, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो ये वाला पॉइंट पहले तो आप ध्यान में रखो। सिंपल सी चीज, दो चीज याद रखनी है, यूके के अंदर सीओपी 26 हुई, यूके के अंदर स्पेसिफिकली ग्लासगो में, और क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है उसका ये 26वां कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हम लोग इसको सीओपी 26 कहते हैं। और सीओपी का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, की जो पार्टीज हैं यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज है उनकी है कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखने को मिलती है। किसके ऊपर बेस्ड? क्लाइमेट चेंज को या फिर क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को रिड्यूस करने के ऊपर बेस्ड ये कॉन्फ्रेंस होती है। क्लियर ये वाली बात? आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एग्जैक्टली है क्या? तो सीओपी हमें किसके अंडर देखने को मिलती है? यूएनएफ ट्रिपल सी के अंडर देखने को मिलती है। ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, राइट, आप इसको प्लीज करेक्ट कर लें। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है इसका फुल फॉर्म, जो बनाई गई थी 1994 में। यूएनएफ ट्रिपल सी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी किस चीज के ऊपर? कि ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिल रहा है, जो भारी मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैस हम लोगों ने ह्यूमंस ने जो रिलीज कर दी है। देखो, नॉर्मली ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है नेचुरली, राइट। अगर हम बात करें नेचुरली भी ग्रीन हाउस गैस जो है वो रिलीज होती है, और फिर वो रिसाइकल एनवायरमेंट जो है, नेचर जो है उसे रिसाइकल कर लेता है। बट हम लोगों ने ह्यूमंस ने क्या किया? उसमें एक्स्ट्रा बर्डन ऐड कर दिया, और इसी एक्स्ट्रा बर्डन के कारण, ह्यूमंस के द्वारा किए गए एक्स्ट्रा बर्डन के कारण ये रिसाइकलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, और ये प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये एनवायरमेंट में आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है आपको। आपकी एनवायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट वो है सिलेबस के अंदर आपका टॉपिक, राइट। प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और अब तो और ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, क्योंकि अभी इश्यूज हम लोग को मेनली इसी के रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड देखने को मिल रहा है। इवन ऐसे भी इससे रिलेटेड आएंगे। तो आप अच्छे आर्टिकल जो है वो प्रिपेयर करके रखा करो। और ये वाला जो आर्टिकल है जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बारे में तो प्रॉपर हर एक जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो बहुत ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। तो यूएनएफ ट्रिपल सी जो स्टैब्लिश की गई थी वो इसी चीज के लिए स्टैब्लिश की गई थी कि ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है उसे क्या करना है? स्टेबलाइज करना है, स्टेबल करना है, राइट। और इसके अलावा सीओपी जो मेंबर हम लोग को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के जो मेंबर्स देखने को मिलते हैं, ये एक मीटिंग होती है, और ये मीटिंग होना शुरू हो गई थी 1995 से। और सीओपी 1 की जो मीटिंग, यानी कि पहली जो मीटिंग हुई थी सीओपी की, वो 1995 में हुई थी बर्लिन में, राइट। और इस मीटिंग के दौरान किन चीजों पर डिस्कशन किया गया? पहले तो उन्होंने बोला कि भैया उपाय लेकर आओ, क्लाइमेट चेंज जो आज की डेट में ऑब्जर्व किया जा रहा है, टेम्परेचर लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, तो उससे लड़ने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन को उपाय लाए जाए। क्योंकि पहली चीज तो ये कि अब तो उपाय ढूंढेंगे, क्योंकि पहली ये कॉन्फ्रेंस है, तो उस तरीके से प्रैक्टिकली सोचो। तो पहले तो ये ढूंढा धांडी करेंगे, फिर इन्होंने बोला कि सभी लोग भैया सहयोग करो इस प्रकार के प्लान्स को बनाने के लिए, कि क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को रिड्यूस करने वाले प्लान्स को बनाने के लिए सभी अपना अपना जो है वो योगदान दें, सहयोग करें, है ना, कंट्रीब्यूट करें सभी लोग। फिर एजुकेशन को प्रमोट करो, ट्रेनिंग को प्रमोट करो, पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट करो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्योंकि पब्लिक अगर अवेयर होगी तो धीरे धीरे करके हमें देखने को मिलेगा कि सिचुएशन पब्लिक के थ्रू जो है हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज एजुकेट करो लोगों को कि क्या प्रॉब्लम्स आगे चल के हो सकती है अगर क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को हमने रिड्यूस करने पर प्रयास नहीं किया मिलजुल कर सभी लोगों ने एक साथ, है ना। और यूएनएफ ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग सीओपी 26 जो है वो 4 गोल्स पर काम करती है। पहला गोल क्या है? हमें देखने को मिलता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर को जो है वो रिड्यूस करके रखना, राइट। और मिड सेंचुरी तक नेट जीरो जो है वो लेकर आना। नेट जीरो का मतलब अभी आपको वैसे तो पता ही होगा, रेगुलर क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो, नहीं पता तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। पहले सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि मिड सेंचुरी तक, मतलब आप कह सकते हैं कि 2050 तक नेट जीरो अचीव करना पूरे दुनिया भर में, एंड टेम्परेचर लेवल को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है वो रखना, राइट, प्री इंडस्ट्रियल टाइम से। और इसके अलावा अडॉप्ट करो
कि कम्युनिटीज को हमें प्रोटेक्ट करना है, उनके नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना है। मतलब यहाँ पर ये चीज बताई गई कि जो प्रजातियां होती है, स्पीसीज होती हैं, उनको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। क्योंकि देखो ये स्पीसीज जो आप ये कह सकते हैं कि स्पीसीज जो एक्सटेंट होती है ना, जो लुप्त होने लगती है, ये एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। देखिए गाइस, काफी सारी आपको पता होगा कि काफी सारी ऐसी स्पीसीज है, उनको सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ना। और जब ये टेम्परेचर हल्का सा भी उनके लिए राइज होगा, अरे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, स्पेशली ये एक्वेटिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है, पता है आपको। समुद्र में रहने वाली प्रजाति या पानी के नीचे, इन जनरल पानी के नीचे रहने वाली प्रजातियों में एक चीज ये रहती है, उनमें हल्का सा भी अगर टेम्परेचर चेंज हो गया ना, तो वो मर जाती है। वो हल्के से भी टेम्परेचर चेंज को या फिर अपने एनवायरमेंट को हल्के से भी चेंज होता है उनका एनवायरमेंट, उनका हैबिटेट, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती। अरे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आपके पास एक्वेरियम होगा या फिर आपके आपके किसी फ्रेंड के पास एक्वेरियम होगा, तो आप पूछना, अक्सर काफी सारे लोगों के साथ ये होता है कि जैसे ही वो पानी चेंज करते हैं, पहले जो होता है ना, अपना एक्वेरियम की सफाई कर रहे हैं, पानी चेंज कर रहा है, जैसे ही बॉस पानी चेंज करते हो ना, मछली मर जाती है। तो इसलिए अब मैंने भी जो है वो कुछ समय पहले जो है वो रखा था, आज की रेट में नहीं, आज की रेट में सिर्फ एक ही अपने पास फिश है, राइट, छोटी सी बढ़िया सी, बहुत साल से अपने पास गोल्ड फिश है एक, और बहुत बढ़िया सी वो, मतलब दो नहीं, तीन या 4 साल के आसपास हो गया उसको, बहुत बढ़िया है वो, हमारे साथ है, बढ़िया अच्छी है वो, राइट। तो उसको हमने प्रोटेक्ट करके रखते हैं बेहतरीन एकदम अच्छी तरीके से, उसके लिए अच्छी जगह जो है वो रखी हुई है। अच्छा एक्वेरियम, एक एक्वेरियम तो उसका टूट गया था, अभी लेकर आना बाकी है, अभी एक एक्वेरियम मैं अच्छा लेकर आऊंगा उनके लिए। तो वो ये, क्योंकि अपन को भी अच्छा नहीं लगता ना यार, क्योंकि फिर अब तो सोच के रखा है कि अरे यार अपन आगे चल के कोई स्पीसीज ऐसा कोई पालेंगे नहीं, क्योंकि बड़ा दुख होता है यार एकदम वो मर जाए अपनी वजह से। तो हमारे साथ भी सेम ये चीज होती थी, बड़ा हम घबरा जाते थे कि यार ये हो क्या रहा है, कि हमने जैसे ही पानी चेंज किया मछलियां मर गई। मैंने कहा ये क्या हो, फिर मैंने तुरंत जाकर जो एक्वेरियम वाले से पूछा कि यार भैया ये क्या चीज, आप थोड़ा बताओ यार, क्योंकि ये तो बहुत हेल्दी थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने फिर मुझे ये चीज समझाई, फिर आगे चल के फिर एनवायरमेंट के टॉपिक पे चीजों को कवर किया अपन ने और पढ़ा, फिर और डिटेल में समझा। देखो ये बेसिक चीजें होती हैं, पता है, बेसिक प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, जो कि जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप कल को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे, तो आपको ये छोटी छोटी चीजों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी, इसलिए तो ये सब चीजें आपके सिलेबस का हिस्सा है। लोग सोचते हैं कि अरे यार ये सिलेबस इतना सारा है और कैसे पढ़े, क्या कवर करें। अरे मोटिवेशन लेकर आओ अपने अंदर कि यही सब चीजें हैं वो आगे चल के आपके काम में आएंगे। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हैं, कोई एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है जो कि गर्म पानी जो है वो एक नियरेस्ट, जैसे मान लेते हैं कि नियरेस्ट रिवर जो है वो निकल रही है आपकी डिस्ट्रिक्ट के पास से, या फिर मान लेते हैं कि कोई एक लेक है, तो वो फैक्ट्री वाला उसमें गर्म पानी जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, तो आप तुरंत जो है वो उसको रोकेंगे, बोलेंगे कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, राइट। आप या अगर आपको करना है तो आप किसी किसी स्टोर में पहले उस पानी को डालें, और वो भी ट्रीटेड वाटर को, गंदा पानी भी नहीं, उसको डालें, उसको ठंडा होने दें, उसके बाद फिर जो है वो रिलीज करें, वो भी धीरे धीरे, एकदम से भी नहीं, राइट। क्योंकि वहां पर मौजूद अगर कोई प्रजाति हुई तो वो मर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रजाति जो होती है, स्पेशली एक्वेटिक स्पीसीज, ये अचानक से जब टेम्परेचर लेवल चेंज होता है ना यार, तब वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो ये चीज इनकी रहती है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा और परमानेंटली इसको याद रखिएगा ये वाली चीज को। और ये इंडिकेटर होता है। अब इंडिकेटर कैसे होता है? तो अगर क्लाइमेट चेंज हुआ, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हुआ, तो जब ये प्रजातियां जब लुप्त होने लगती है ना अपनी जगह, अगर या लुप्त होने लगती है या फिर अगर अपनी जगह भी चेंज कर रही है, तो भी एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ समय पहले भी एक न्यूज आई थी कि जो स्नो लेपर्ड्स वगैरह जो है, जो स्नो लेपर्ड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इवन टाइगर्स भी जो है वो हिली एरियाज की तरफ जा रहा है, राइट। उनका जो हैबिटेट था वो नीचे वाले एरिया में था, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ठंडी बढ़ेगी। मतलब कि क्लियरली ये इंडिकेटर है, संकेत है कि भैया टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है और ये सब प्रजातियां जो है वो अब अपने हैबिटेट को चेंज कर रही हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। तो ये इंडिकेटर्स होता है। इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके, देख के, जो रिसर्चर्स हैं, और आने वाले समय में आप लोग भी यही सब चीजों को देखकर ऑब्जर्व करेंगे कि यार स्ट्रेटेजीज बनाएंगे कि कैसे जो है वो हमें चीजों को कंट्रोल करना है। अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये है इस एग्जाम की प्रिपरेशन, और ये मोटिवेशन भी है कि ये सब जो पढ़ रहे हो उसको याद हो ही जाएगा यार, आपको करने की आवश्यकता नहीं, याद हो ही जाएगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं इस प्रिपरेशन के दौरान कि वो तो आपको याद रहेगी। और आपकी नॉलेज को सोचिए कितना ज्यादा बढ़ा रही है ये सब, कितनी अच्छा आपको बना देगी, एक परफेक्ट इंसान बनाएंगी, नॉलेजेबल पर्सन बनाएंगी। तो इस प्रिपरेशन को बर्डन की तरह मत करो, इस प्रिपरेशन को एंजॉय करते हुए करो कि अरे मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और जब आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तब आप क्या करोगे, सोसाइटी को भी जो है वो चेंज करने की कोशिश करो। बट अभी नहीं, लेट मी टेल यू, पहले अपना एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद फिर ज्ञान दूसरों में बांटो। अभी कोई जरूरत नहीं किसी को ज्ञान बांटने की, अभी सिर्फ एग्जाम क्लियर करने पर मेनली फोकस करो। अपने ज्ञान बांटना है तो मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, उसमें ज्ञान बांटो जितना बांटना है। अभी के लिए
आपको अगर अपने ज्ञान को अगर बहुत ज्यादा जो है वो करना है ना, अंदर से फूट रहा है आपके अंदर कि अरे मुझे इतनी सारी चीज पता है, मुझे निकालनी है, बॉस पेपर में लिख कर निकालो। अभी बाहर जाकर अपने दोस्त को समझाने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि ना वो आपको सीरियस लेगा, ना कोई और आपको सीरियस लेगा। बट जिस दिन आपके नाम के आगे IAS IPS लग गया तो पूरी दुनिया आपको बहुत सीरियस लेगी, है ना? तो इसलिए एक दो को खुश करने के लिए अभी काम मत करो। अपनी नॉलेज को एक दो के साथ शेयर करोगे, आप सोचोगे कि आप उनके सामने आप बहुत सुपीरियर हो जाओगे, तो यू आर अ फुलिश पर्सन, राइट? आप बेवकूफ हो, फूल हो आप, राइट? कि अगर आप इस प्रकार की हरकत कर रहे हो, मतलब आप सीधे सीधे अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। अगर आपसे कोई कुछ पूछे भी तो बता दिया करो कि यार यूट्यूब सर्च कर ले यार, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, मना कर दो। अब आप बोलोगे कि अरे यार ये तो बुरा होगा ना सर, हम किसी की हेल्प नहीं कर रहे। देखो यार, हेल्प जब करो जब अभी पहले अपनी खुद की हेल्प करो, सेल्फ हेल्प करो, पहले पहले अपनी हेल्प करके इस एग्जाम को निकालो, राइट? और अगर नॉलेज इतना ही शेयर करना है तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो, तो उसमें अपने नॉलेज को शेयर करो, राइट? तो ये चीज मेरी याद रखना। और इधर उधर नॉलेज शेयर कर रहे हो तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई और नहीं है, राइट? क्योंकि जो अपने टाइम को मारकर, अपने प्रीशियस टाइम को मारकर जो है वो दूसरों की हेल्प करने में लगा हुआ है। अच्छी अच्छी बात है, हेल्प करो, बट अभी नहीं, वेट फॉर 1.5 years, फिर पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की हेल्प करना ना यार। एक दो लोग की हेल्प करने की क्या जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट की पूरी हेल्प करना। और फिर वो हेल्प जो होगी वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग होगी ना। अभी आप हेल्प करोगे, फिर कुछ साल के बाद आप कुछ बन ही नहीं पाए, फिर क्या कर लोगे? तो अभी पहले अपनी जो प्रायोरिटी है उनको सेट करके रखो। मैंने देखा है अक्सर यार, मेरे मेरे खुद के जो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग, जैसे आप सभी लोग हैं और जिनसे मेरी बात होती है स्पेशली, तो उनसे कई बार मैं सुनता हूं तो बोलते हैं कि अरे हम तो सर हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि दूसरों का भी भला हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। अरे दैट इज गुड, बट पहले अपना तो भला कर लो। मैंने कहा आप IAS बन गए क्या? बोले नहीं अभी तो नहीं। तो मैंने कहा जब बनोगे ना तब उसके बाद हेल्प करने पर फोकस करना। अभी अगर आपको इतना ही ज्यादा नॉलेज शेयर करने का, मेन्स आंसर राइटिंग लिखो, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली मेंस का आंसर ही जो होगा वो आपको वो डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो उसकी प्रैक्टिस करो ना यार, फालतू चीजों को करने की जगह। चलो, ज्यादा ज्ञान हो गया, अभी वापस आते हैं इस टॉपिक पर। तो दो चीज हमने देख ली, तीसरी चीज ये इन्होंने बोला कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, राइट, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करें। $100 बिलियन हर साल क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पर डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज को दें, है ना? और चौथी चीज ये कहा गया कि पेरिस रूल बुक को फाइनलाइज किया जाए। पेरिस रूल बुक, राइट, इसमें पूरी चीज डिटेल में रूल्स जो है वो लिखे जाएं कि कैसे हम पेरिस एग्रीमेंट को जो है वो फुलफिल करेंगे। तो ये चीज जो है वो हम लोग को यहां पर देखने को मिली। तो ये चार गोल्स जो हमें देखने को मिल रहा है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 के जो है ये गोल्स हम लोग को देखने को मिले हैं, राइट? तो ये तीन चीजों पर इन्होंने जो है वो मेनली फोकस किया था। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो अभी चल रही है, तो उसमें ये चार चीजों पर मेन फोकस हम लोग को देखने को मिला है। अब ये भी जान लो, UNFCCC के बारे में एक बेसिक सा आइडिया मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिया ही था, अभी थोड़ी देर पहले। तो UNFCCC को जो है वो अडॉप्ट किया गया है 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान। इसे रियो कन्वेंशन के तौर पर भी हम लोग जानते हैं, राइट? एंड UNFCCC जो स्टैब्लिश की करती है, वो एक फ्रेमवर्क तैयार करती है कि कैसे आपको ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशन को धरती के एटमॉस्फेयर से रिड्यूस करना है। वही चीज मैंने भी आपको समझाया था। और ये बिगिनिंग थी गाइस, देखो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का पहला प्रयास था क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से रिड्यूस करने का 1992 में, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ईयर ध्यान में रखनी है। रियो अर्थ समिट जो है वो कब की है? 1992। इस समिट के तहत मतलब हमें देखने को मिला था UNFCCC ने जो है वो UNFCCC को जो है वो अडॉप्ट किया गया था, एक फ्रेमवर्क ये तैयार किया गया था UNFCCC के द्वारा कि किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है, उसके कॉन्सेंट्रेशन है, उसको एटमॉस्फेयर से हमें रिड्यूस करना है, राइट? तो ये क्लियर है, यहां तक बात है। अब ये 1992 में लाई गई थी, बट 1994 में इसको लागू कर दिया गया था। नियरली ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स नेशन हैव नाउ साइंड ऑन। तो आज की डेट में पूरे दुनिया भर की कंट्रीज ने इसे साइन कर लिया है। इसे इवन पता है 2015 की पेरिस एग्रीमेंट की जो, या फिर पेरिस ट्रीटी जो हम लोग बोलते हैं, तो उसकी पेरेंट ट्रीटी है हम लोग को UNFCCC देखने को मिलती थी। ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। UNFCCC जो है वो पेरिस एग्रीमेंट की पेरेंट ट्रीटी है। इवन 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की भी ये पेरेंट ट्रीटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए, अब जो मैंने आपसे बोला था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में इंडिया ने जो है वो क्या अनाउंसमेंट किए, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट किए गए। बताइए जरा, COP26 कहां पर हो रही है? अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर मैंने भी आपको दिया था, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। तो कहा गया कि इंडिया नेट जीरो एमिशन को जो है वो 2070 तक अचीव कर लेगी। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेट जीरो एमिशन? तो देखो, पहले तो हम लोगों ने, इंडिया ने पहले मना कर दिया था कि हम लोग नेट जीरो को नहीं मानेंगे,
राइट। नेट जीरो कार्बन एमिशन को जो है वो हम लोग नहीं मानते, क्योंकि हमें पता था कि यार ये एक चाल है एक प्रकार की कि जो डेवलप कंट्री अपनी पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को ही फुलफिल नहीं कर पाई, तो एक नया गोल ये लेकर आ गई है। तो वी नो अबाउट इट, तो इसलिए हमने पहले क्लियरली मना कर दिया था हम जाएंगे नहीं। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी काफी सारी जो है वो नेट जीरो के चक्कर में पड़ी हुई है। तो फिर इसलिए हमने एक टारगेट ईयर जो है वो दे दिया है 2070 का। हमने जानबूझ के 2070 का ईयर दिया रेदर देन 2050, राइट, या फिर रेदर देन 2050 से पहले का, राइट। वो इसलिए क्योंकि देखो यार, हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान भी है, हमने अभी शुरू किया है सेल्फ रिलायंट मिशन, जिसके तहत हम इंडिया को जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। और उसके लिए हमें फैक्ट्रीज वगैरह हमें स्टैब्लिश कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब उसमें पॉल्यूटेंट्स तो होंगे ही होंगे, राइट, तो उसको हम लोग रिड्यूस तो कर नहीं पाएंगे। और नेट जीरो का सिंपल मकसद क्या है कि जितना आप पॉल्यूटेंट रिलीज करते हो उतना आप एब्जॉर्बेंट क्रिएट कर दो, एब्जॉर्बेंट क्रिएट कर दो या एब्जॉर्बेंट क्रिएट कर दो। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका सिंपल से मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, एक फैक्ट्री अगर आपने स्टैब्लिश करी, उस फैक्ट्री में से जितना धुआं निकल रहा है तो उतना ही इक्विवेलेंट आप एक स्पेस जो है वो बना दो जहां पर आप प्लांटेशन कर दो। क्योंकि प्लांट, देखो, फैक्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, तो आपने प्लांट्स लगा लिए, प्लांट्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो सिंक कर लेंगे। तो एक तरह से ये कहते हैं कि आप जो है वो सिंकिंग यूनिट जो है वो स्टैब्लिश कर लो, जो सिंक वो कर सकें, कि जहां पर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें, एड्जॉर्ब कर सकें, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, राइट। तो ये चीज है पूरी नेट जीरो के अंदर। तो अभी इंडिया ने ये चीज याद रखने वाली है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इंडिया ने अभी कह दिया, अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम नेट जीरो एमिशन को एटलीस्ट 2070 तक अचीव कर लेंगे। क्योंकि अब होड़ चल रही थी यार मार्केट में, सभी कंट्री जो है वो बोल रही है नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो एमिशन। और अगर हम पीछे पड़ेंगे तो फिर ऑब्वियस बात है, इंटरनेशनल मतलब हम अगर पीछे हटने लगेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में फिर हमारे ऊपर, मतलब बोलते हैं ना कि कुछ लोग को सिर्फ मौके चाहिए होते हैं। जैसे आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपरेशन के दौरान आपने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, लेट से होता है यार, इस दौरान भी होता है, आपने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बस एक 2-3 दिन की एक ट्रिप मार ली, राइट। लेट से आप चलो कहीं पर भी चले गए, किसी अच्छी जगह चले गए, पीसफुल प्लेस पर चले गए, वहां पे बस जाके आपने रिलैक्स किया, बैठे, है ना, दोस्तों के साथ चले गए, बातचीत करी। क्यों? क्योंकि अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए होता है यार। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा आपको जो है वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से दिन भर जो है पढ़ाई करनी है, करो, बहुत अच्छी बात है। बट क्या होता है, जब भी आपका ब्रेन जो है वो एकदम से हैवी हो जाए ना, तो आपको छोड़ देना चाहिए। बट देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका हर हफ्ते ब्रेन हैवी हो रहा है, आपको हर हफ्ते छोड़ना है। मैं कह रहा हूं अगर 3-4 महीने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि अरे यार बहुत हैवी हो गया है, अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है, 2-1 दिन का ब्रेक लेना भी गुड, इट इज गुड, इट इज हेल्दी फॉर ब्रेन ऑल्सो, राइट। तो जैसे कि आप जो है वो दोस्तों के पास चले गए, थोड़े समय आपने एंजॉय कर लिया, फिर वापस जब आए तो अब सभी लोग कि ये क्या करेगा पढ़ाई, तेरी ये कोई पढ़ाई हो रही है यूपीएससी की, ऐसे तैयारी होती, अब लोग ताने मारने लगते हैं, है ना। वही चीज है ना। तो इंडिया अगर ये नेट जीरो एमिशन से अगर हटे, जैसे लेट्स से कि हमने पहले मना कर दिया था, बट अभी हमने दोबारा से इसको क्यों अपना कमिटमेंट दिया कि हम 2070 तक अचीव करेंगे? क्योंकि सभी होड़ लगी हुई है। अगर हम हट जाते तो सभी लोग हमें जो है वो बोलते हैं ना कि आपने एक गलती करी तो आप उस एक गलती का भुगतान आपको हर चीज में जो है वो करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको अक्सर बोला, आप मेंस के आंसर को लिख रहे हैं, अब यहां पर लिखा है 2070 और किसी स्टूडेंट ने लिख दिया 2075, तो आपने क्या किया? फैक्ट गलत कर दिया। और आपके इस फैक्ट को जो आंसर कॉपी आपकी चेक कर रहे हैं वो बहुत तरीके से नोटिस कर लेंगे, और जहां उन्हें नोटिस किया तो यहां पे तो आपके मार्क्स कटे ही कटे। भले ही दूसरी जगह पे आपने सही भी जो फैक्ट क्यों ना लिखा हो, बट उसमें भी आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए आप। क्योंकि ये एक नेचर होता है ह्यूमन का कि आपने एक गलती करी उसको लोग याद रखेंगे, भले ही 100 अच्छाई क्यों ना कर लो, है ना। तो अगर आप घूमने गए हो अपने माइंड को रिफ्रेश करने, राइट, और वापस आप लौटे हो कि आप दोबारा से जो है वो लगकर तैयारी करोगे, बट बार बार आपको जैसे खाना खाते खाते या फिर किसी दोस्त का फोन आया, क्या कर रहा है? अरे बस यार अभी थोड़ा ट्रिप में गया था, वापस आके फिर से पढ़ाई कर रहा हूँ। अबे यार तू तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ऐसी कोई तैयारी होती है क्या? आपको वो लोग डिमोटिवेट कर मारेंगे, राइट। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि भले ही आप अच्छा क्यों ना कर रहे हो, अपने लिए क्यों ना सोच रहे हो। जैसे इंडिया ने अपने लिए सोचा कि हम अगर नेट जीरो एमिशन का अगर टारगेट सेट करते हैं तो ये हमारे लिए डिफिकल्टीज हो जाएगी, तो इसलिए हम टारगेट सेट करना नहीं चाह रहे। बट क्या हो रहा है कि सभी लोग जो है वो टारगेट सेट कर रहे हैं, और उस दौरान अगर हमने नहीं किया, राइट, हमने नहीं बोला, तो एक छोटी सी भी और इवन किसी भी कॉन्फ्रेंस में सभी लोग बोलेंगे देखो इनने टारगेट तक सेट नहीं किया है, इनके इंटेंशन नहीं है क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के, राइट। तो ऐसे आरोप आने लगते हैं। तो हमने सोचा कि क्या मतलब इस पर्टिकुलर झमेले में पढ़ने का, लो भैया 2070। बात समझ में आई आपके? तो इस तरीके से टॉपिक को समझना है, क्योंकि अपन ने पहले आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं जिसमें क्लियरली मेंशन था कि इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेटिंग एनी टारगेट फॉर नेट जीरो एमिशन, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है।
बट हमने अभी टारगेट सेट कर दिया जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सेकेंडली हमने बोला कि हम 2030 तक इंश्योर करेंगे कि 50% हमारी जो एनर्जी जो होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेस के थ्रू आएगी, 50% हमारी एनर्जी। तो ये हमारा टारगेट हमने सेट किया, राइट। और इंडिया जो है वो रिड्यूस करेगी अपने कार्बन एमिशन को 2030 तक अब बिलियन टन, हम लोग 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस कर लेंगे 2030 तक। इवन हमने ये भी कहा है कि हमारी जो एमिशन इंटेंसिटी है पर यूनिट ऑफ जीडीपी की, तो इसको भी हम लोग 45% से कम जो है वो रखने की कोशिश करेंगे। इसका सिंपल से मैं आपको मीनिंग समझाऊं तो हमारी जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जो इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस हो रहा है, आपको पता होगा कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी बिजनेस हो रहा है तो वो कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी में, है ना। एक सिंपल से टर्म्स की मैं अगर बात करूं समझने के लिए सिर्फ, तो वो होती है जीडीपी, है ना। यहां पर हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी कमाई का जो भी सोर्स होगा तो हम लोग ऐसा सुनिश्चित करेंगे कि 45% से भी कम जो है, राइट, वो हम लोग रखेंगे। मतलब जो भी सोर्स हो रहा है, यानी जो भी हम कमाई कर रहे हैं तो वो ग्रीन सोर्सेज के थ्रू कमाई करें, यानी कि उस कमाई पे, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको दूं, लेट्स से कि एग्जांपल अगर ले हम लोग एक चीज का, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक कोई फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करती थी और उससे जो इनकम हुई वो जीडीपी का हिस्सा बनी कि नहीं बनी, तो फैक्ट्री से इनकम जीडीपी का हिस्सा बनी। तो हम कह रहे हैं कि उस फैक्ट्री को हम लोग जो है वो कन्वर्ट करेंगे, उसको ऐसा बनाएंगे कि वो ग्रीन मतलब आप कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो ना करे। अरे ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल लो, सबसे बेस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल में आपको समझ आएगा। अभी तक जैसे कि फॉर एग्जांपल गाड़ियां जो मार्केट में बिक रही हैं, अब गाड़ियां जो बिकेंगी उससे गाड़ी वाली कंपनी का प्रॉफिट होगा, राइट। तो इंडिया की टेरिटरी में जो गाड़ियां बिक रही हैं, गाड़ी वाली कंपनियों का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो प्रॉफिट होगा यानी कि वो जो इनकम होगी वो भी तो जीडीपी का हिस्सा ही जो है वो बनेगी। इंडिया की जीडीपी उसी का हिस्सा हम लोग को देखने को मिलेगी कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे जो भी कमाई वगैरह हो रही है वो जीडीपी का हिस्सा है ना। तो अब ये क्या है, ये जीडीपी का हिस्सा बन गया, है ना, हमारी कंट्री की। तो ये प्रोडक्शन हुआ। अभी तक ये जो कार वाली कंपनी थी वो कौन सी गाड़ियां मार्केट में बेचती थी, कन्वेंशनल व्हीकल, पेट्रोल से चलने वाली। अब इसने अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज किया, अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेलिंग कर रही है। तो अब ये समझो आप कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है वो एनवायरमेंट के लिए कितनी अच्छी है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं कर रही, है ना। तो और वैसे तो अगर हम लोग कहें इनडायरेक्टली देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती है। अब आप बोलोगे सर कैसे, कैसी बात कर दी आपने, राइट। वहां पे तो कोई भी, हम लोग तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। बॉस इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में जो बन रही है ना, वो कोयले को जलाकर बन रही है। गेटिंग इट और नॉट। आपके घर में जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है जिससे कोई पोल्यूटेंट आपके घर में तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, बट जहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है पावर हाउस में, तो वहां पर तो कोयले को जलाकर ही तो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। तो अभी तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम लोग टोटली नेचुरल रहे। अब लेट्स से आप इसको और अपन और डीप जाते हैं थोड़ा सा। इसको ऐसे समझो कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कार बनाई, तो उसने ये फैसिलिटी भी दी कि सभी कार जो भी खरीद रहे हैं तो उनको एक उन्होंने वो दे दिया कि सोलार चार्जर, ठीक है, सोलार चार्जर, कि आप एक काम करो, ये एक बैटरी है, इस बैटरी को सुबह सुबह अपने घर की छत पे रख दिया करो, 4-5 दिन तक रखो, वो चार्ज हो जाएगी और वापस अपनी गाड़ी में लगाकर शिफ्ट कर लो, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर आपकी चलेगी, इसकी रेंज होगी। तब ऐसी कार इसने बना ली। अब ये वाली जो इलेक्ट्रिक कार जो होगी गाइस, ये जो कार होगी ये सोलार पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। तो ये जो व्हीकल होंगी, ये व्हीकल को मैं कह सकता हूं कि ये कंप्लीटली ग्रीन है, कंप्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अब गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पर यही चीज कही जा रही है कि हम लोग जो जो पर यूनिट जीडीपी का, जितना भी हम लोग जीडीपी को जो कंट्रीब्यूट करता है जो भी चीज, तो हम ऐसा करेंगे कि इसमें 45% से कम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की इंटेंसिटी इसमें रहे, राइट। 45% से कम, यानी कि हम लोग कम करें कि कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में ज्यादा हमारा जीडीपी जो है वो इक्विवेलेंट रहे, राइट, अंडरस्टैंडिंग इट, कि कम मतलब एनवायरमेंट पोल्यूशन वाली चीजों का या कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वाली चीजों का मेन कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी पर रिफ्लेक्ट हो। ये चीज यहां पर बताई जा रही है। गेटिंग इट और नॉट। तो ये इस प्रकार से चीजों को समझने की कोशिश किया करो, डिकोड करने की कोशिश किया करो। मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा ज्यादा इस पर टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, और ये जरूरी भी इसलिए गाइस क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई इस टॉपिक पर मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपका ले रहा हूं, राइट। ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि हमें जो है वो 500 गीगावाट को, रिन्यूएबल एनर्जी के 500 गीगावाट को 2030 तक अचीव करना है। तो ये हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का, राइट, जिसे हमें 2030 तक अचीव करना है। देखिए पहले जो हमारा टारगेट था वो 450 गीगावाट का था, अब इसको बढ़ाकर हमने 500 गीगावाट कर दिया। तो ये पॉइंट अब ध्यान में रखिएगा कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी से
जो एनर्जी जो जनरेट होती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू, तो वो 500 गीगावाट की एनर्जी हमें 2050 तक जनरेट करनी है। एंड व्हाट नीड्स टू बी डन अहेड, तो इंडिया के द्वारा जो सजेशन दिए गए, पहली बात तो यही हमारा एक ही सजेशन है कि भैया सबसे पहले तो वो डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री को जो कमिटमेंट उन्होंने किया है 100 बिलियन यूएस डॉलर का या 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर, तो वो जल्दी जल्दी करो, है ना। साथ ही साथ हम इस प्रिंसिपल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। व्हाट डज दिस मीन? देखिए हमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन का भरपूर फायदा उठाया, राइट, और भरपूर एनवायरमेंट को आप कह सकते हैं डैमेज किया, पॉल्यूटेंट्स रिलीज किए, आज की रेट में पैसा कमाकर वो बैठ गई और वो अब बड़ी बड़ी बातें कर रही है क्लाइमेट चेंज को, इम्पैक्ट को रिड्यूस करने की, क्योंकि उनके पास तो पैसा है भाई। बट जिन डेवलपिंग कंट्री के पास पैसा नहीं है, राइट, तो उनको भी ऑब्वियस ही बात है कि उनको भी एनवायरमेंट पर अपना कंट्रीब्यूशन देना ही है, एनवायरमेंट के इंपैक्ट को रिड्यूस करने पर कंपटीशन अपना कंट्रीब्यूशन देना ही है। बट द प्रॉब्लम इज कि उनके पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही ये सब कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा उठाकर जो है वो इन्होंने पैसा कमा लिया, पॉल्यूटेंट्स भी इन्होंने सबसे ज्यादा किया, और आज की रेट में जब बात आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ना कि इक्विटी की। तो देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इक्विटी और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटी और इक्वलिटी में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको थोड़ा पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, किसका? रिजर्वेशन का, राइट। एक रिजर्वेशन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको पता है इसकी रिजर्वेशंस होते हैं एग्जामिनेशन में। अपन चलो कॉलेज की बात करते हैं, एग्जामिनेशन को छोड़ते हैं। कॉलेज की सीट्स पर भी रिजर्वेशन होते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि 70% सीट जो है वो जनरल आ रही है और 30% रिजर्वेशन के थ्रू आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन सिंपल लेते हैं बस, ठीक है। अब रिजर्वेशन अपन ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि ऐसा सेक्शन सोसाइटी का जिनके पास पैसे नहीं है, राइट, यानी कि वो रिच नहीं है कि वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। अब यहां पर सिर्फ एडमिशन लेने की बात नहीं है, यहां पर बात है कट ऑफ की। कट ऑफ की, क्योंकि एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, जैसे कि उसको 100 में से मैं मान लेता हूं कि उसको 70 मार्क्स चाहिए, तब जाकर उसका कट ऑफ होगा, तब जाकर उसको एडमिशन मिल पाएगा, राइट। अब वहीं पर इस कट ऑफ को 50 मार्क्स का कर दिया, किन के लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए। अब 50 मार्क्स क्यों किया? क्योंकि ये चीज देखी गई कि यार वो जैसे कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसने ये चीज ऑब्जर्व की गई कि यार उसने कहीं ना कहीं अच्छी उसको फैसिलिटी बचपन से मिली है, उसको अच्छे स्कूल्स में एडमिशन मिला है, और उसको लेट्स से कि कोचिंग्स वगैरह भी उसने अच्छी ली है, राइट। बट वहीं अगर देखें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि क्वाइट पॉसिबल कि उसको अच्छी कोचिंग में एक्सेस नहीं मिल पाया होगा, बिकॉज ये उसके फैमिली की इनकम कम है, राइट। वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए होंगे बिकॉज उसकी फैमिली की इनकम कम है। वैसे तो अपने सरकारी स्कूल्स को, सरकार को ही जो है वो अच्छा बनाने पर प्रयास करना चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज तो गलती होती है एक प्रकार से कि सरकारी स्कूल को आप इतना अच्छा बना दो कि लोग जो है वो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के साथ कंपीट कर सकें, राइट। और ऐसा हो भी रहा है, काफी सारी स्टेट्स के अंदर इस प्रकार से कार्य अब शुरू भी हो गए हैं, राइट। तो वो पूरा ओवरऑल इंडिया के लिए करना चाहिए, बट ठीक है चलो नहीं है, बट मैं आपको इक्विटी समझा रहा हूं तो इस तरीके से आप समझो। तो ये क्या हो गया, इन्होंने एक पुश कर दिया, किसको पुश किया? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, उसका कट ऑफ कम करके उसको पुश कर दिया कि वो इक्वल प्लेटफॉर्म पर आ सके। तो इक्विटी और इक्वल में ये डिफरेंस है। इक्वल मतलब कि आप सेम रैंक पर हो, राइट, यानी कि सेम पोजीशन पर हो, राइट, कि दोनों का कट ऑफ इक्वल है, राइट, सभी का कट ऑफ एक ही है सिर्फ। बट एक का कट ऑफ जो है वो कम है और एक का ज्यादा है, वो भी सामने वाले यानी कि दोनों कैटेगरीज के लोगों को इक्वल प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए। गेटिंग इट और नॉट? तो ये वाली चीज, इसको और तरीके से समझना है तो देखो इस तरीके समझो। एक अच्छा एक एग्जांपल था, जैसे कि एक दीवार है, ठीक है। एक बच्चा जो है यानी कि उसकी हाइट बहुत बड़ी है, ठीक है। ये सामने यहाँ पर मैच चल रहा है, लेट्स से कि सामने मैच चल रहा है, एक बच्चा उसकी हाइट बड़ी है, एक की बहुत ही हाइट जो है वो छोटी है, ठीक है। अब ये मैच तो आसानी से देख पा रहा है, पर बेचारा ये वाला बच्चा मैच नहीं देख पा रहा। अब इसको मैच दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टूल रख देंगे तो ये भी मैच देख पाएगा। तो मेन चीज क्या है कि दोनों को मैच देखना है, तो मैच देखना इज द रिजल्ट। बट प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही एक ही कैटेगरी के, दोनों ह्यूमंस हैं, राइट, दोनों ही बच्चे हैं, उन दोनों को ही मैच देखना है। बट एक की हाइट अच्छी है तो वो मैच देख पा रहा है, बट दूसरे की हाइट नहीं है तो उसको हमने एक सपोर्ट कर दिया, उसको एक टेबल दे दी जिससे कि वो मैच देख सके। तो इक्वलिटी है, दोनों ही मैच देख पा रहे हैं, दैट इज इक्वल। बट द प्रॉब्लम इज कि दोनों की कंडीशन अलग अलग है। तो दोनों की कंडीशन को सेम लेवल पर लाने के लिए हमने क्या किया, एक प्रकार का पुश कर दिया। दिस इज इक्विटी। तो यहां पर प्रिंसिपल जो इक्विटी की बात की जा रही है वो यही है
कि यार डेवलप कंट्री के पास तो पैसा है, फैसिलिटीज है, टेक्नोलॉजीज है, डेवलपिंग के पास नहीं है, और दोनों ही ये चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को हमें रिड्यूस करना है। यानी कि दोनों क्या देखना चाह रहे हैं, मैच देखना चाह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। बट दोनों के पास एक जो है वो कंफर्टेबल है, एक कंफर्टेबल नहीं है। एक के पास पैसा है, दूसरे के पास नहीं है, तो दूसरे को क्या किया, दूसरे को पुश करने की आवश्यकता है। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो ये चीज है। इसके अलावा आज की डेट में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्कूल के बच्चों को भैया आप सिखाओ कि मतलब सस्टेनेबल मोड जो है लिविंग बीइंग के, जो कि कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटी प्रैक्टिस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारी कम्युनिटीज हमें देखने को मिलती है जो आज भी जैसे कि बात करें हम लोग जड़ी बूटियों का उपयोग करती हैं अपने आप को ठीक करने की, तो ये ट्रेडिशनल चीजें हैं। तो ऐसी काफी सारी कम्युनिटी जो है वो पॉल्यूटेंट्स ना हो उसके लिए भी वेरियस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो है वो करती हैं, राइट। तो ये कह रहे हैं कि आप स्कूल में ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो शुरू करवाओ। इवन जो हमारे जो मिशन, जो सक्सेसफुल मिशन है, जल जीवन मिशन हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, मिशन उज्ज्वला हो गया, राइट। तो इसको आप पूरे इंटरनेशनली इसको पॉपुलर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडिया का ये प्रयास है, राइट। तो इसको आप इंटरनेशनली बताओ, पॉपुलर करो। तो ये इंडिया की ये कदम हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड फोकस शुड बी ऑन क्लाइमेट एडाप्शन एज मच एज मिटिगेशन, राइट। तो क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज को, यानी कि आप रिड्यूस तो करो ही करो, बट अलग अलग टेक्नोलॉजीज को भी अडॉप्ट करो जिससे कि क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट जो है वो रिड्यूस हो सके। तो इस पर मेनली फोकस किया जा रहा है। अब किन किन कंट्रीज ने नेट जीरो टारगेट जो है वो अनाउंस कर दिया? तो 2019 में न्यूजीलैंड सरकार ने जो है वो जीरो कार्बन एक्ट, एक कानून लेकर आई थी, जिसमें इन्होंने कमिट किया कि 2050 तक ये जीरो कार्बन एमिशन जो है वो अचीव कर लेंगे। यूके की पार्लियामेंट ने भी एक कानून जो है वो पास कर दिया, जिसमें ये कह रहे हैं कि यूके नेट एमिशन ग्रीन हाउस गैस का 100% तक जो है वो रिड्यूस करेगी, राइट। तो ये चीज लाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट भी जो है इन्होंने भी घोषणा करी कि 2050 तक 2030 तक 2005 के लेवल से 50% कम हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन को एटलीस्ट रिड्यूस करेंगे, राइट। तो ये चीज बताई गई। वर्ल्ड वॉर जीरो ये लॉन्च किया गया था 2019 में। इसमें बताया जा रहा है टू ब्रिंग टुगेदर अनलाइकली एलाइज ऑन क्लाइमेट चेंज विद द गोल ऑफ रीचिंग नेट जीरो कार्बन एमिशन इन द कंट्री बाय 2050। तो इसमें मेनली फोकस किया गया कि काफी सारी कंट्री 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने के लिए जो है वो कार्य करें। फिर यूरोपियन यूनियन का एक प्लान आया, फिट फॉर 55 का प्लान। तो इसमें मेनली टारगेट किया गया कि यूरोपियन कमीशन जो है इनको, इन्होंने कहा सभी के सभी यूरोपियन यूनियन के अंदर हम लोग को 27 कंट्रीज आज की डेट में एज ऑन 2021 देखने को मिल रही है। तो कहा गया कि ये 27 कंट्रीज जो है वो 1990 लेवल से, यानी कि 1990 पे जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ करता था उसको आपको 55% रिड्यूस करना है 2030 तक। बात समझ रहे हो? ये लेवल का मतलब क्या होता है, बेस ईयर का मतलब क्या होता है? बेस ईयर का मतलब जैसे कई बार बेस ईयर 2005 होता है, कई बार प्री इंडस्ट्रियल होता है, कई बार जैसे अभी 1990 हुआ। मतलब कि 1990 में जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ करता था, जितना पोल्यूटेंट एनवायरमेंट में हुआ करता था, उस लेवल से आप 55% जो है वो रिड्यूस करोगे 2030 तक। इसका मतलब ये हुआ। तो ये यूरोपियन यूनियन का एक प्लान है फिट फॉर 55 का, 55% कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने का, है ना। और चाइना ने 2060 का टारगेट लिया कि हम लोग नेट जीरो जो है अचीव कर लेंगे 2060 तक, राइट। एंड इसके अलावा ये बोल रहा है कि 2030 के बाद से ही मतलब जितना जो पीक पे था कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन उसको ये रिड्यूस करेंगे और उस पीक पर जो है वो लाने नहीं देंगे। तो ये चाइना ने ये वाली चीज कही। अब नेट जीरो का मतलब क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी जो है वो समझा ही चुका हूं। इसका मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक कंट्री जो है वो पूरी तरह से एमिशन को डाउन कर देगी, जीरो कर देगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितना वो एमिशन करेगी उतना ही उसका वो करेगी, कंपनसेट करेगी। मतलब कि आपने जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक फैक्ट्री जितना जैसे लेट्स से कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रही है तो उन्होंने एक जगह पर बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए, राइट, कार्बन सिंक का जो काम करेंगे, है ना। बेसिकली नेट जीरो इज अ स्टेट इन विच अ कंट्री एमिशन आर कंपनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सिंपल सी बात कि इसका मतलब ये नहीं कि एक कंट्री जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को नहीं करेगी, करेगी, बट वो उसको कंपनसेट करेगी दूसरी चीज के थ्रू, दूसरी कोई चीज एक्टिविटीज के थ्रू, या फिर आजकल तो बहुत सारे हम लोग को मशीन भी देखने को मिलती है जो कि कार्बन को कैप्चर कर लेती है, कार्बन कैप्चरिंग डिवाइस जैसे आप बोलते हैं, राइट। बट सवाल यही है कि उसको आपने कैप्चर तो कर दिया बट कहीं ना कहीं तो उसको रिलीज करोगे। तो भी बताया जा रहा है कि इस कार्बन से हम लोग वेरियस चीजें जो है वो बना सकते हैं, राइट। वेरियस यूज की चीजें जो है वो वेरियस चीजें यूज में लाई जा सकती हैं। तो ये सब बातें हैं। तो आने वाले समय में और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे और चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड डेफिनेटली पूरे के पूरे नोट्स बना लो अलग से,
राइट? और इन सब नोट्स को आप डेफिनेटली मेंस के पेपर में यूज करिएगा ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।